तो जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज एक क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं सब मिलकर के तैयारी जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, यदि आप लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी सोशल साइंस का पहला चैप्टर यदि आप थ्योरी वाला नहीं देखें तो जाकर के आप जो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है उसको आप लोग जो है देख लीजिए, ठीक है। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो 1 है, इसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग जो थ्योरी वाला जो सेक्शन आप पढ़े थे यदि अच्छे से, तो उसी का जो सार होता है, उसी का जो निचोड़ होता है, उसी से एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं। यूपी बोर्ड में पूछे गए जो पिछले साल कई सालों में जो पिछले क्वेश्चन जो बने हैं, मतलब मुख्य रूप से जो अच्छे से जो क्वेश्चन है उसी का एनालिसिस आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है करेंगे। तो साथियों, आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके और अपनी तैयारी को शानदार और एक जोरदार जो है भव्य आप बना सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगली क्लास आप लोगों की जो है यानी दूसरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है और दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर आपका ये होगा और हम उसके बारे में जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि साइंस का 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो जाकर के आप वहां पर जो है देख लीजिए और उसका भी जो है प्रैक्टिस सेट वहां भी जो है कराया जा चुका है। और अब जो है और मैथ का भी जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। प्रैक्टिस सेट उसके कुछ चल भी रहे हैं, ठीक है। और जो है 3 तक कंप्लीट हो गए हैं, 3.2 तक जो है चल रहा है। और इसके भी आप जो है जल्दी से जल्दी जो है इसकी जो क्लास है और भी जो है चलती रहेंगी और जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी जो बेहतरीन होती रहेगी। तो ये रही मेरी बात जो कि जानकारी थी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और हम आज जो है बेहतरीन प्रश्नों के साथ में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को जोरदार भव्य और जो है दिव्य बनाएंगे। यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न आज एमसीक्यू के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए। तो ये रहा आपका जो है पहला क्वेश्चन, कह रहा कि द्वितीय स्टेट जो किससे कहा जाता है। तो यह द्वितीय स्टेट यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब इसका जो है 3D वाला सेक्शन, तो जाकर पहले उसको आप देखिए। उसमें आप कंप्यूटर आपको बताया गया कि द्वितीय स्टेट क्या है और जो है दूसरा हाँ और उसके फिर जो है पहला स्टेट क्या है, इन सबको बताया गया है। फिर तीसरा स्टेट क्या है। तो भैया जो दूसरा जो स्टेट है वो कुलीन वर्ग को जो है कहा जाता था और जो पहला जो वर्ग था वो आपका जो है पादरी जो है स्टेट था। और मजदूर और किसान इन, ठीक है, फिर आपको बता दे रहा हूँ कि जो मजदूर और जो किसान थे यानी मजदूर और किसान इन दोनों को जो है आपका ये तीसरा जो स्टेट कहा जाता था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। पहला स्टेट आपका जो पादरी वर्ग कहा जाता था और दूसरा स्टेट आपको कुलीन वर्ग को कहा जाता था और जो तीसरा वर्ग है वो किसान और आपके मजदूर को जो है तीसरा स्टेट कहा जाता था। अब पहले पादरी वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं और कुलीन वर्ग में कौन कौन आते हैं, तीसरे वर्ग में कौन कौन आते हैं, ये सब पूरा जो है आप लोगों को इसके थ्योरी वाले सेक्शन बताया गया। तो यदि आप नहीं देखें तो जाकर पहले आप वहां पर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है। तो ये भी आपको बताया गया है। कहने का मतलब ये कि पहले यदि आप उसको नहीं देखें तो जाकर के वहां पर पहले उसको बहुत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू चल रहा है। अब हम यहाँ पर एक एक चीज अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत जो है बड़े में हो जाएगा, मतलब काफी घंटे में हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आप थ्योरी वाला सेक्शन वहां से देख लीजिए और हम यहाँ पर जो एमसीक्यूज करा रहे हैं। तो कह रहा कि जो है द्वितीय निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है। तो भैया निरंकुशवाद का अर्थ आप बताइए क्या होता है। जनता के अनुकूल शासन होगा या जनता गणतांत्रिक शासन का ना होना, या फिर ऐसी सरकार जो निरंकुश हो या लोकतांत्रिक शासन का ना होना, कौन सा होगा बताइएगा आप लोग। तो आप लोगों को बताए थे कि जो है ऐसी सरकार जो निरंकुश हो, ठीक है, उसी को बताते हैं निरंकुशवाद जो है होता है। तो दूसरे का आपका जो है
उन्होंने पहले का ये वाला सही हो गया, दूसरे का जो है सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसी सरकार जो निरंकुश हो उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा। अगला आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक चार्य कौन था। आपको बताना कि फ्रेडरिक चार्य कौन था, बताइए। तो भैया जो फ्रेडरिक जो चार्य था ये एक फ्रांसीसी चित्रकारी था, मतलब चित्रकार था फ्रांस का। तो जिन्होंने 1848 में 4 चित्र क्या एक श्रृंखला बनाई थी। फ्रेडरिक चार्य कौन था, तो आपको बता दें कि इन्होंने 1848 में जो है क्या किए थे कि जो है 1848 में इन्होंने जो है 4 चित्र बनाए थे। एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिनमें इन्होंने दुनिया के अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य को स्वप्न को साकार जो है किया था। यही क्या है इनका एक जो है फ्रेडरिक चार्य जो है एक फ्रांसीसी चित्रकारी थे और 1848 में इन्होंने 4 जो है एक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और उन्होंने उसमें बताया था कि दुनिया के अपने जो लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्य है वो सपन को वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक साकार किया था। तो यही है उनका जो है फ्रेडरिक चार्य ईद के बारे में। ठीक है, अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है कह रहा कि जो है वियना संधि कब हुई थी। ठीक है, तो आप बताना कि वियना संधि कब हुई थी, 1810 में हुई थी या जो 1815 में हुई थी या जो है 1819 में हुई थी या 1822 में हुई थी। तो आप लोग यहाँ पर जो है कमेंट जो है कीजिए यहाँ पर कि जो है कब जो है हुई थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो वियना जो संधि है वो 1815 में जो है हुई थी। ठीक है, 1815 में जो है वियना की संधि हुई थी और इसके बारे में कुछ चीजें हम और जानते हैं। तो मुख्य जो इसका उद्देश्य क्या था, मतलब वियना की जो संधि हुई तो इसका क्या उद्देश्य था, ये क्या हुई थी, ये तो कर वीडियो में आपको बताया गया थ्योरी सेक्शन में, लेकिन थोड़ी सी आप इसके बारे में यहाँ जान लीजिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, नेपोलियन जो थे ना उनकी हार के बाद में क्या हुआ था कि यूरोप में जो राजनीतिक मानचित्र जो थे उनको फिर से जो है क्या तैयार करना और महाद्वीप में शांति स्थापित करना था। तो वियना जो संधि जो हुई थी इसीलिए हुई थी कि नेपोलियन की हार के बाद में यूरोप की जो राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार करना और महाद्वीप में शांति स्थापित करना, यही जो है संधि का जो है एक उद्देश्य भी था। ठीक है, फिर अगला आता कि टैली किसे कहा जाता है। अब आप बताइए यहाँ पर जो है टैली किसे कहा जाता है। तो भैया आपको बता दें कि जो टैली है, अब बताइए यहाँ पर क्या है, धार्मिक कर को कहा जाता है, भूमि कर को कहा जाता है, बिक्री कर को कहा जाता है, या उत्पादन कर को कहते हैं। तो जो टैली है भैया ये एक भूमि कर होता था। ठीक है, टैली का एक भूमि कर है और ये फ्रांस के प्राचीन शासन के दौरान, ठीक है, किसानों और गैर कुलीन जो वर्ग लोग थे उन पर लगाया जाने वाला एक क्या था, एक प्रत्यक्ष जो है कर था। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, टैली किसे कहते हैं, तो ये टैली क्या है, तो टैली भैया एक जो है भूमि कर है। तो ये कहाँ पर लगाया जाता था, तो फ्रांस में लगाया जाता था और फ्रांस के जो प्राचीन शासन के दौरान जो किसान लोग थे या गैर कुलीन वर्ग लोग थे उन्हीं पर लगाए जाने वाला एक जो है प्रत्यक्ष कर था। ठीक, फिर अगला आता है कि आपका जो है ये वाला, ठीक है, फिर आता कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसका रहा है। भैया जर्मनी के जो है एकीकरण में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका थी भैया वो ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का था। पहला आपका जो करेक्ट आंसर नहीं, छठे का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑटो वन बिस्मार्क जो है। अभी ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे ये सब आप थ्योरी सेक्शन में आप जाकर के वहां पर जो है देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सामाजिक जो उपबंध जो नामक जो पुस्तक है भैया वो रूसो ने लिखी थी। क्या किसने लिखा था, तो रूसो ने लिखा था। अब इसमें क्या था, तो इस पुस्तक में रूसो ने लोगों की स्वतंत्रता और उनके जो अधिकार का जो समर्थन अपने विचार प्रस्तुत किए थे और जिससे
आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। तो ये था क्या नाम है सामाजिक उपबंध। मैं आपको इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि इस पुस्तक में रूसो ने लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिससे आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ये था इसका जो है कुछ मूल बिंदु तत्व। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है 8वां नंबर, कह रहे कि इटली के एकीकरण में किसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो भैया आपको बताना कि इटली के एकीकरण में जो है किसने जो है सबसे बड़ा योगदान दिया। तो भैया इटली के एकीकरण में जो किसी एक का नहीं है, मेजनी ने भी जो है अपना एक योगदान था, गैरीबाल्डी ने भी अपना योगदान दिया था और केबूर ने भी दिया था। यदि आप नहीं देखें जाकर के वीडियो देखिए, आप वहां सब बताया गया है। तो कहने मतलब है कि इन सभी ने जो यहाँ पर जो है अपना योगदान दिया था। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी ये वाला। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में किसने बहुत बड़ा योगदान दिया था, किसने सबसे बड़ा बहुत बड़ा योगदान दिया, तो सभी ने दिया था। मेजनी भी थे और गैरीबाल्डी भी थे और कैबूर जो थे ये भी थे। तो सभी का यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपका डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बताइए ब्रिटेन के झंडे को किस नाम से पुकारा जाता है। तो भैया यूनियन जैक के नाम से पुकारा जाता है। जो ब्रिटेन का जो झंडा है यूनियन जैक के नाम से जो है पुकारा जाता है। ठीक है, यूनियन जैक के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला देखिएगा, हाँ अब यहाँ पर देखिएगा कि जालबेन किसका संघ था। अब आपको ये बताना है 10वां क्वेश्चन कि जालबेराइन किसका संघ था। तो भैया जो है ये किसानों का संघ था, या शुल्क का संघ था, या फिर जो व्यापारियों का संघ था, या फिर जो है विद्रोहियों का संघ था। तो भैया जो है जालबेराइन जो राइन जो है ये एक आपका जो है शुल्क संघ था। क्या था आपका करेक्ट आंसर, आपका बी हो जाएगा, यानी शुल्क संघ था। ये एक आर्थिक संघ था जिसका मुख्य उद्देश्य देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका एक आर्थिक संघ था, आर्थिक मतलब पैसा से संबंधित। तो ये एक आर्थिक संघ था और जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच सीमा शुल्क को समाप्त करना और एक साझा व्यापारिक बाजार का निर्माण करना था। तो ये उसलिए जो है शुल्क था। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ और इसको आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह एक आर्थिक संघ था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच सीमा शुल्कों को समाप्त करना और एक साझा व्यापारिक बाजार का निर्माण करना था। ठीक है, ये जो है इसकी कुछ जो है हिस्ट्री थी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि उदारवाद का अर्थ क्या है। तो यह उदारवाद का दयालु है, मताधिकार है, आजादी है, या अच्छे विचार वाला है। तो उदारवाद का जो अर्थ आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो भैया उदारवाद का जो अर्थ है वो हो जाएगा आजादी। ठीक है, क्या हो जाएगा आजादी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है सी नंबर आपका जो है हो जाएगा। तो आजादी क्या हो जाती है, जब कोई चीज थोड़ा उदारता दिखाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि लोग अपनी भागीदारी जो है बढ़ चढ़ के वहां पर जो कर, ठीक है, तो वहाँ अपने जो है उस चीज को आप बढ़ चढ़ करके वहां पर जो है करते हैं। देखो फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर की प्रथम स्टेट कौन था। तो ये प्रथम स्टेट आपके जो है पादरी थे। ठीक है, और किसान जो थे वो आपके तीसरे स्टेट थे और कुलीन जो आपका दूसरे स्टेट आते हैं। तो प्रथम स्टेट आपके पादरी थे। खैर फिर अगला क्वेश्चन कह रहा कि कलाकारों द्वारा नारी रूपकों का आविष्कार कब जो है किया गया था। तो भैया कलाकारों द्वारा जो है नारी रूपकों का जो आविष्कार है वो 19वीं सदी में जो है किया गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कह रहा है कि क्रांति के बाद नाप तौल की कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी। तो भैया जो है मैट्रिक जो है प्रणाली जो है क्रांति के बाद में अपनाई गई थी। करेक्ट आंसर आपका जो है सी नंबर हो जाएगा। तो 14 का जो है सी हो जाएगा, क्योंकि जब क्रांति जब हुई रूस की तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है कहा कि भैया अब हमारा एक मानक होगा। ठीक है, अब इसी में जो है अपनी नाप तौल जो है रखेंगे। तो वहां पर जो मानक जो था वो उन्होंने एक मैट्रिक प्रणाली में जो है
नापतोल को क्या किया, लागू किया और अपनाया। ठीक है, मीटर प्रणाली में नहीं, यहाँ मैट्रिक प्रणाली था। ठीक है, चलिए अगला। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, कह रहा कि सन 1500 सॉरी, अच्छा 15 क्वेश्चन जैसे हम लीजिए, तो 15 क्वेश्चन क्या मैं क्या कह रहा कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक जो है कौन था। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि जो है 1861 में इटली का जो शासक था, तो भैया जो है आपको विक्टर इमेनुएल था। ठीक है, विक्टर इमेनुएल था। तो आपका 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका 16 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा जो है की गई थी। तो भैया वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन की जो मेजबानी जो है किसने की थी, तो बताइए। तो भैया आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेटरनिक थे उन्होंने किया था। अब ये ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिक कौन है, इसको भी जो पूरी विधिवत तरीके से वीडियो में बताया गया, जाकर के आप वहाँ बस जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि इटली के एकीकरण का मुख्य करधार कौन था। तो बताइए जो भैया वो इटली के एकीकरण का मुख्य करधार, अभी हमने आपको बताया है कि इटली का जो एकीकरण कोई एक व्यक्ति नहीं थे, मेजनी थे, गैरिबाल्डी थे और विक्टर थे और इमेनुएल द्वितीय थे। ठीक है, ये सब जो है मिल करके और इटलीकरण के एकीकरण में अपनी जो है भूमिका जो सबकी जो है वहाँ पर जो है भूमिका थी। तो कोई एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर हम नहीं ले सकते। जैसे अब हम कह रहे हैं आपसे कि भारत को आजाद कराने में किनका हाथ था, तो आपको गांधी जी नहीं, अकेले गांधी जी नहीं थे, उनके साथ में और भी थे, गांधी जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, तो तमाम ऐसे क्रांतिकारी जो है नेता जो है शामिल थे और यहाँ के लोग भी शामिल थे। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये लोग कुछ मुख्य चेहरे थे। ठीक है, ये लोग अगुवा थे, समझो कि इनके नेतृत्व में जो है हुआ था, लेकिन भूमिका सबकी थी। तो इसी प्रकार से इटली के एकीकरण का जो मुख्य कर्णधार आप कहें तो मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर और इमेनुएल द्वितीय थे, ये सब जो है वहां पर। तो पहला करेक्ट आंसर आपका जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि 18 क्वेश्चन करा कि ऑटोमन साम्राज्य का अर्थ क्या है। तो भैया ऑटोमन साम्राज्य का अर्थ आप बताइए क्या है। वो इसके बारे में आप लोगों को पूरा जो वहाँ पर जो है बताया गया है, लेकिन यदि आप वहाँ पर नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहाँ पर इसको जो है जरूर जो है देखिएगा कि मतलब वहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो अर्थ है वो क्या है बताइए। तो भैया देखो यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का जो अर्थ है वो तुर्की का साम्राज्य है। ठीक है, अब ये कौन सी बला हुई, आइए हम जो इसके बारे में जो तुर्की का जो है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो ऑटोमन जो साम्राज्य थे वो इसकी स्थापना और या कहें कि उस्मान प्रथम द्वारा जो की गई थी। ठीक है, इसको थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि ऑटोमन जो साम्राज्य था इसको जो है इसका अर्थ तुर्की का जो है क्या है साम्राज्य इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना उस्मान क्या है उस्मान प्रथम द्वारा जो है की गई थी, जिसके कारण इसे उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है। तो कहीं आपको अगर यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य अगर तुर्की का साम्राज्य न दे करके और कहीं उस्मानी साम्राज्य किसे कहते हैं तो भैया ऑटोमन साम्राज्य का अर्थ जो है उस्मानी साम्राज्य भी जो है कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है करके जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन है। तो भैया जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता अभी आपको बताते कि विलियम प्रथम व बिस्मार्क दोनों थे। ठीक है, तो विलियम प्रथम और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में विलियम प्रथम और बिस्मार्क, तो करेक्ट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करा कि इटली के एकीकरण
से पूर्व किस राज्य पर इतावली राजघराने का शासन था? तो बताइए। तवैया जो है सार्डिनिया पीडमांट जो है, ये जो है इटली के एकीकरण से पूर्व राजघराने का जो है शासन किसका था? तो सार्डिनिया जो है पीडमांट था। और भी कुछ यहाँ पर इसके बारे में आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये चीज आप देखिए। तो ये रहा आपका जो है 20 क्वेश्चन, जो चुने हुए क्वेश्चन थे एमसीक्यूज, जो पिछले प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अब आपको अभी और भी क्वेश्चन यहाँ पर जो है कराए जाएंगे, और दूसरा लेसन भी आपका जो है उसकी भी जो है जल्दी क्लास ले करके और आप लोगों को भी तरीके जो समझाई जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और इन्हीं के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और भी लोग क्लास को पूरा देखा करें, ठीक है, तभी आप अच्छा लगेगा, तो ये आप चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और जो चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप लोग, ये मेरा नंबर है, और ठीक है, ये मेरा आप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, 99 36 51 15 59, ठीक है, 99 36 51 15 और 59, ये मेरा नंबर है। और यदि आपको जो है पीडीएफ वगैरह मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप हमारे पेड कोर्स में यहाँ जुड़ करके और इस नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स जुड़ करके वापस सारी जो जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।